कहानी जुड़वा भाइयों जेडी और मोच के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपराधियों से भरी फैमिली में बड़े होते हैं। जेड ने इस लाइफ को पूरी तरह से अपना लिया है और चोरी करने पर प्राउड फील करता है, लेकिन मोच सिर्फ अपराध से दूर एक सिंपल लाइफ की कामना करता है। अपने डिफरेंसेस के बावजूद वे एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं और जीविका कमाने के लिए जो कुछ भी हाथ लगता है उसे चुरा लेते हैं। शुरुआती दृश्य में दोनों भाई एक तिजोरी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अभी अभी चुराया है। एक ब्लास्ट का यूज करके, जो सालों में सीखी उनकी कई ट्रिक्स में से एक है, वे इसे ओपन करने में कामयाब होते हैं और अंदर का कैश निकाल लेते हैं। फिर लड़के घर के अंदर जाते हैं और अभी अभी चुराए गए पैसे दिखाते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की प्रशंसा मिलती है। कुछ ही क्षण बाद उनकी मदद कैथ, जो खुद एक अनुभवी चोर है, अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन के साथ घर के बाहर पहुंचती है। पता चलता है कि उन्होंने बहुमूल्य एमरल्ड्स की चोरी को अभी अभी अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस उनके पीछे लगी हुई है और भागने के दौरान ग्लेन को गोली लग गई है। वे ज्यादा देर नहीं रुक सकते और सिर्फ बाय बोलने आए हैं। जल्दी से अपना सामान बटोरने के बाद कैथ अपने बेटों को गले लगाती है और उन्हें शुभकामनाएं देती है, ये कहते हुए कि शायद ये आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर वह ग्लेन के साथ कार में कूद जाती है और पुलिस के आते ही वहां से भाग जाती है। पुलिस से भागते हुए कैथ ग्लेन को आश्वासन देने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो उसे जल्द ही अस्पताल ले जाएगी। हालांकि हताशा में वो बहुमूल्य एमरल्ड्स को पकड़ता है और उन्हें पूरा निगल जाता है। फिल्म फिर 25 साल बाद शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि दोनों $40 लाख की भारी कीमत वाले जवाहरात लेकर भागने में कामयाब रहे। जेडी और मोच भी वही जीवन जारी रखते हैं जो वे जानते हैं, चोरियां करते हैं और मुश्किल से ही जेल से बच पाते हैं। जेडी हमेशा जोर देता है कि हर काम आखिरी होगा और वे आखिरकार ये सब छोड़ देंगे, लेकिन मोच अब ट्रस्ट नहीं करता। वे एक के बाद एक चोरी में घसीटे जाने से नाराज है, हमेशा इस वादे के तहत कि चीजें बदल जाएंगी। एक रात वे एक और चोरी की योजना बनाते हैं, इस बार एक ऐसे घर में जिसकी उन्होंने डिटेल्ड रिसर्च की है। वे लेआउट, टाइमिंग और हर संभव एग्जिट को जानते हैं। लेकिन जब वे अपने वैन के अंदर होते हैं, वे अपनी मां के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जो 25 साल से लापता है। मोच उनकी मां को उन्हें छोड़ने और उन्हें एक ऐसी दुनिया में पालने के लिए छोड़ने का दोषी मानता है। जेडी हालांकि उसके बारे में बुरा बोलने से इनकार करता है और कहता है कि उसने वही किया जो उसे करना था। दोनों के अपने मतभेद सुलझाने के बाद वे अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। मोच सेफ को देखता है, जबकि जेड घर के सामने की तरफ नजर रखता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है और जेडी को वहां खड़े देख लेता है, जो संदेह से बचने की कोशिश कर रहा होता है। जेडी भ्रमित होने का नाटक करता है और कहता है कि वो बस कुछ डिलीवर करने आया था, लेकिन गार्ड उसकी बातों में नहीं आता। वह फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय मोच पीछे से उस पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वे जानते हैं कि उन्हें तुरंत निकलना होगा, लेकिन जब तक वे सामने पहुंचते हैं, पूरी जगह पुलिस से घिरी चुकी होती है। मोच किसी तरह फर्नीचर के पीछे छिपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जेडी को उसी वक्त पकड़ लिया जाता और गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां से ले जाते समय वह सोचता है कि शायद एक आखिरी कमारी के पीछे भागने के बजाय सिंपल खाने के प्लेट के साथ घर पर रहना बेहतर होता। कहानी फिर 5 साल आगे बढ़ती है, जहां जेडी को जेल से टाइम से पहले रिहा किया जा रहा है, जबकि एक अन्य कैदी पूछता है कि उन्होंने ये कैसे मैनेज किया। जेडी आराम से बताता है कि ये गुड बिहेवियर के लिए है, हालांकि सच्चाई बहुत अलग है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, फरफुल नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और हम लोगों को पता चलता है कि उसने अपने कनेक्शंस का यूज सजा कम करवाने के लिए किया था। जेड दूसरों के सामने उसे थैंक्स बोलता है। वो जेड को एक तरफ खींचता है और बोलता है कि उसकी रिहाई कोई एहसान नहीं थी, ये एक डील का हिस्सा थी। जेडी को उसके लिए वो बहुमूल्य एमरल्ड्स लाने होंगे जो उसकी माँ ने 25 साल पहले चुराए थे। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने चालाकी की या पीछे हटने की कोशिश की, तो वो व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करेगा कि जेडी जेल से भी बदतर जगह कर पहुंच जाए। फरफुल फिर उसे एक फ़ोन देता है और उसे कांटेक्ट में रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर मोच ने अपने क्रिमिनल पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। अब वो एक शांत जीवन जी रहा है, एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चे का पिता बनने वाला है। उसने चोरी की अपनी पुरानी लाइफ से पूरी तरह खुद को दूर कर लिया है और अब वो अपराध से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। जब मोच ने पूछा क्यों,
तो बॉस ने कहा कि उसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाया था जब उसने ज्वाइन किया था और इसीलिए उसे निकाला जा रहा है। मौज खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो बदल गया है, पर बॉस कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। जब मोज घर पहुंचता है तो वो अपने भाई जेड को अपनी पत्नी से बात करते हुए हैरान रह जाता है। अनकंफर्टेबल वो उसे बाहर खींचता है और पूछता है कि वो जेल से इतनी जल्दी कैसे निकल आया। जेडी बताता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर के साथ समझौता किया है और रिहाई के बदले उसे एक और चोरी करनी होगी। वो बताता है कि एक कपड़ों की दुकान है जिसमें कैश से भरा एक सेफ है जिसे मोज आसानी से खोल सकता है, लेकिन मोज तुरंत मना कर देता है और बोलता है कि वो अब इस काम में नहीं है। वो कहता है कि उसकी वाइफ के पेरेंट्स और भाई जल्दी एक पार्टी के लिए आने वाले हैं और जेडी से कहता है कि वो खाना खाए और उसके बाद में चुपचाप चला जाए। बाद में उसी शाम को गेस्ट्स घर आते हैं। जब सभी डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं तो जेडी आराम से मोज के बचपन के किस्से सुनाना शुरू कर देता है। बाद में जब जेड ड्रिंक लेने के लिए बाहर निकलता है, वो मोज के ब्रदर इन लॉ से टकराता है और उसे स्मोकिंग के लिए इनवाइट करता है। फिर वो नशे में चूर हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जब मोज अपने भाई को अपने खास दिन को बर्बाद करते हुए देखता है तो उसका आपा खत्म हो जाता है और वो उसे पीटना शुरू कर देता है। लेकिन चीजें बदतर होने से पहले उसकी वाइफ एबी बीच में आती है और उन्हें अलग करती है। बाद में मोज साफ साफ बात करने का फैसला करता है और अपनी वाइफ को बताता है कि जेडी कभी सेना में नहीं था, वो वास्तव में डकैती और दूसरे क्राइम्स के लिए जेल में सजा काट रहा था। हालांकि एबी जवाब देती है कि वो पहले से ही जानती थी, क्योंकि जेड के कद का आदमी सेना में कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। वो ये भी कहती है कि उन दोनों ने पास्ट में गलतियां की है, लेकिन कहती है कि अपने बच्चे की खातिर इन सब गलतियों को भूलना होगा। इस बीच जेडी उस जगह लौटता है जहां वो ठहरा हुआ है और अपने फोन पर 17 मिस्ड कॉल पाता है। इससे पहले कि वो वापस कॉल कर पाता, फरफुल अचानक आ जाता है और उसे बाथटब में फेंक देता है। वो ये जानना चाहता है कि जेडी पूरे दिन उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। फिर वो पूछता है कि एमरल्ड्स कहाँ हैं, और जेडी उसे बताता है कि वो उसी पे काम कर रहा है, लेकिन उसे टीम बनाने के लिए टाइम चाहिए। फरफुल उसकी बात पे यकीन नहीं करता, इसलिए वो एक गन निकालता है, जेडी को उस पर अपनी उंगलियों के निशान लगवाता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने पीछे हटने की कोशिश की तो इन निशानों का यूज इसे सीधा जेल भेजने के लिए किया जाएगा। फिर वो एक जोरदार मुक्के से उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जेडी होश में आता है और मोज को अपने पास पाता है जो 911 पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन जेडी जल्दी से फोन फेंक देता है और समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, और बताता है कि बंदूक पर उंगलियों के निशान भी ले लिए ताकि वो भाग न सके। जेडी मोज से कहता है कि उसे एम्बुलेंस की नहीं बल्कि किसी और चीज की जरूरत है, जिसका इशारा एमरल्ड्स की ओर है। अपने भाई पर दया खाकर मोज उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और पूछता है कि सेफ कहाँ है। जेडी जवाब देगा कि ये पास के शहर में है और काम पूरा करने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। नेक्स्ट सीन में मोज अपनी वाइफ को फोन करता है और कहानी बताता है। कहता है कि जेड की दादी दूसरे शहर में डेथ बेड पर है और उसे वहां ले जाना है। इससे आबी नाराज हो जाती है। वो पूछती है कि वो उसे इस हालत में छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है, लेकिन मोंचो से आश्वासन देता है कि वो जेड को छोड़कर सीधा वापस आ जाएगा और कहता है कि अगर वो उन्हें अब छुटकारा ना मिला तो जेड शायद उनके घर में ही परमानेंटली रहने आ जाएगा। ये सुनकर एबी आखिरकार मान जाती है और उसे जाने को अलाउ कर देती है। भाई फिर वहां से निकलते हैं और रात बिताने के लिए एक मोटल पर रुकते हैं। जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वहां सिर्फ एक बेड है, इसलिए वो ये तय करने के लिए रॉक पेपर सीजर खेलते हैं कि बेड पे कौन सोएगा। मोच जीत जाता है, लेकिन जेडी से कहता है कि वो बेड पे सो जाए क्योंकि वो सालों से फर्श पे सो रहा है। लेकिन जेडी इनकार कर देता है और कहता है कि मोच को इसे लेना चाहिए क्योंकि यहाँ आने का आइडिया उसी का था। एट लास्ट कोई भी बेड पे नहीं सोता है। मोच सोफे पे सेट जाता है और जेडी फर्श पे लेट जाता है। अगले दिन फरफुल जेड के कमरे में उसे ढूंढने लौटता है तो बेड पर एक पुतला पाता है। वो फिर फोन को ट्रैक करता है, लेकिन जल्द ही उसे शौचालय के अंदर पाता है, जिससे वो गुस्से से पागल हो जाता है। इस बीच जेडी अपने भाई से कहता है कि काम शुरू करने से पहले वो किसी से मिलना चाहता है। मोच चोरी पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन जेडी जोर देकर कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि जेल में रहने के दौरान कोई था जिसने उसे ऑनलाइन सपोर्ट किया था और उसका घर रास्ते में ही है। हालांकि मोज को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। थोड़ी देर बाद वे उस घर पहुंचते हैं जो जेड की गर्लफ्रेंड बेथिस्डा का है। वो उसे देखकर हैरान और भावुक हो जाती है और कहती है कि वो लंबे समय से उसका वेट कर रही है। हालांकि इस बात से नाराज है कि जेडी ने उसे अपनी रिहाई के बारे में उसे नहीं बताया।
उसके बीते दिनों के बारे में सुनकर वो नरम पड़ जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले जाती है, जहाँ वो कुछ रॉक म्यूजिक स्टार्ट कर देती है। जब वे प्राइवेट कामों में बिजी होते हैं, मोच घर में इधर उधर घूमता है और आखिरकार लिविंग रूम में कार्टून देखने लगता है। अचानक एक ओरांगुटान अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे मोच चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये उस पर हमला कर सकता है, लेकिन बंदर बस एक सिगरेट जलाता है। लेकिन फिर वो अजीब बिहेव करने लगता है और मोच के बहुत करीब आ जाता है। आखिरकार वो कुछ ऐसा करता है जिससे मोच अनकंफर्टेबल हो जाता है और बाहर कार की ओर भाग जाता है। अंदर बेथिस्डा बाथरूम यूज करने के लिए जाती है। जेडी जल्दी से मौके का फायदा उठाता है और उसके पर्स से उसका वर्क आईडी चुरा लेता है। फिर वो खिड़की से बाहर निकल जाता है और कार में बैठ जाता है। कुछ और घंटे गाड़ी चलाने के बाद भाई दूसरे मोटेल पर रुकते हैं। जब जेडी शार ले रहा होता है, मोच उनका सामान देखता है और लेटर्स का एक स्टैक पाता है। जब वो उन्हें खोलता है तो वो हैरान रह जाता है, ये जानकर कि वे उनकी माँ कैथ के हैं, वही माँ जिसने सालों पहले उन्हें छोड़ दिया था। एक पत्र में ये भी लिखा है, हमारी योजना चल रही है, बस मोच को इसके बारे में कुछ मत बताना। गुस्से में और चीटेड महसूस करते हुए मोच जेडी से पूछता है कि उनकी माँ ने सिर्फ उसे ही क्यों लिखा। जेडी जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मोच को एंगर इश्यूज हैं और वो अक्सर भावुक हो जाता है। लेकिन इससे मोच और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने भाई पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। उसका दावा है कि कोई लॉकर नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है और ये कि शुरुआत से ही सब कुछ गढ़ा हुआ था। इस सब का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए मोच अपने कपड़े लेता है और हमेशा के लिए जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचता है, उनकी माँ कैथ कमरे में से एक में से बाहर निकलती है। मोच उसके अचानक प्रकट होने से इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो रेलिंग से गिर जाता है। बाद में वे तीनों स्थिति पर बात करने के लिए एक बार जाते हैं। मोच अभी भी गुस्से में कैथ से पूछता है कि वो 25 साल में कभी वापस क्यों नहीं आई और क्या उसने कभी सोचा भी कि उसके बेटों का क्या होगा। कैथ स्वीकार करती है कि पुलिस के लालच और डर के कारण वो छिप गई और कभी वापस नहीं आई। सीन फिर पास्ट में जाता है, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने डायमंड्स निगल लिए थे। वे किसी तरह पुलिस से बचने में कामयाब रहे, लेकिन ग्लेन जल्द ही अपनी चोटों के कारण चल बसा। चूंकि पुलिस अभी उसके पीछे थी, कैथ ने जल्दी से ग्लेन का शव दफनाया और देश छोड़कर भाग गई। प्रेजेंट में वो खुलासा करती है कि वो मर रही है और सिर्फ इसलिए वापस आई है क्योंकि उसका समय समाप्त हो रहा है। मोच उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जेडी बीच में आता है और कहता है कि उसे ब्रेन कैंसर है और 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। जब मोच ये सुनता है, तब भी वो किसी योजना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि उसने ये सब पीछे छोड़ दिया और इसे चोरी की डायमंड से कोई लेना देना नहीं है। जेडी उसे बताता है कि वे कुछ भी चोरी नहीं कर रहे, बस उसे पुनः कत्ल कर रहे हैं, जो पहले से ही उनके परिवार का था। वो मोच को ये पूछकर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि क्या एक वेटर की सैलरी रेजन में अपने बच्चे को अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त है, और आखिरकार वो सिर्फ एक काम में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वे तीनों उस जगह की ओर निकलते हैं जहां कैट ने अपने बॉयफ्रेंड को दफनाया था। इस बीच अधिकारी फरफुल बेथिस्डा के घर में दिखाई देता है और जेडी के बारे में उससे पूछताछ करता है। वो जवाब देती है कि वो नहीं जानती वो कहाँ है और अगर उसे पता भी होता तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन इससे भ्रष्ट अधिकारी और भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और दबाव में आखिरकार वो स्वीकार करती है कि जेडी अपने भाई के साथ आया था, उसका आईडी कार्ड चुराया था और बिना गुड बाय का ही चला गया था। अधिकारी और सवाल पूछने की कोशिश करता है, तभी ओरंगुटैन आता है, उसे घर के अंदर खींचता है और बुरी तरह से पीटता है। भाइयों के साथ मोच बेथिस्डा के चुराए हुए आईडी कार्ड का इस्तेमाल उस कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने के लिए करता है जहां वो काम करती है और एक जेसीबी मशीन चुरा लेता है। फिर वे तीनों उस लोकेशन की ओर निकलते हैं जहां शव को दफनाया गया था। मोच डिगिंग शुरू करता है और आखिरकार डायमंड्स के साथ साथ अवशेषों को उजागर करता है। लेकिन जैसे ही उन्हें देखते हैं, वहां लैंड ओनर लोगों के साथ पहुंच जाता है और हमें पता चलता है जमीन अब एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स का पार्ट है। वो ग्रुप उनका पीछा करना शुरू करता है और यहाँ तक कि उन पर गोल्फ की बॉलों से हमला भी करता है। हड़कंप में उन आदमियों में से एक जेडी को पकड़ लेता है, लेकिन मोच उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। फिर वे तीनों पास के जंगल में भाग जाते हैं। वहां पहुंचकर वे आगे बढ़ने से पहले कैथ के ओल्ड लवर के अवशेषों को दफनाने का फैसला करते हैं। हीरे बरामद करने के बाद जेडी को लगता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसे होना था। वर्षों के हालात के बाद आखिरकार उनकी माँ की योजना सफल हो गई है। वो सोचता है कि कैसे वो जेल में था, कैसे मोच की नौकरी चली गई और इतना सब होने के बावजूद भी वे इसे पूरा करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये सुनकर मोच को अचानक से कुछ याद आता है। उसने किसी को भी रेस्टोरेंट से निकाले जाने के बारे में नहीं बताया था। इससे उसे एहसास होता है कि जेडी और उनकी माँ दोनों ही सब कुछ प्लान किया था, यहाँ तक कि उसकी नौकरी जाना भी, जिससे वो इस मिशन में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाए।
गुस्से में आकर मोच अपने भाई पर बरस पड़ता है, उसे झूठा और धोखेबाज कहता है, जिसने उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी बर्बाद कर दी। जेडी मानता है कि वो ईमानदार नहीं रहा, लेकिन मोच को याद दिलाता है कि वो भी बिना गलतियों वाला नहीं है। ये बहस जल्द ही पर्सनल हो जाती है और मोच अपने भाई को एक फावड़े से मार देता है, जिससे वो कब्र के अंदर जा गिरता है। फिर वो वहां से चला जाता है और नदी के किनारे बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जल्द ही कैथ उसे अकेले बैठे पाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। मोच कहता है कि उसे हमेशा पता था कि जेड मन चला है, लेकिन उसे उससे भी ऐसे ही उम्मीद नहीं थी। वो पूछता है कि क्या वो उनके लिए वापस लौटी थी या सिर्फ हीरों के लिए। कैथ स्वीकार करती है कि वो एक माँ के रूप में उनके साथ विशल रही, और चूंकि वो उन्हें प्यार नहीं दे सकी, वो कम से कम मरने से पहले उनके लिए कुछ पैसे छोड़ जाना चाहती थी। फिर वो खुलासा करती है कि उसे ब्रेन कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी समय फारफुल मौके पर पहुंचता है और उनका पता लगा लेता है। वो गुस्से से जेडी को पकड़ लेता है, हीरो की मांग करता है और उसे वापस जेल भेजने की धमकी देता है। हंगामा सुनकर मोच दौड़कर मौके पर पहुंचता है और फारफुल से लड़कर अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर आसानी से उस पर हावी हो जाता है और दोनों भाइयों को बांध देता है। इस समय जेट को एहसास होता है कि अब कोई और चारा नहीं है, इसलिए वो हीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है, जिन्हें उनकी माँ उठा लेती है। फारफुल उसे एक विकल्प देता है, या तो मान लेकर भाग जाए या अपने बेटों को बचाने के लिए रुके। वो कुछ देर सोचती है और ऐसा लगता है कि वो अपने बेटों की मदद करने वाली है, लेकिन अचानक लालच उस पर हावी हो जाता है और वो हीरो के साथ भाग निकलती है। फारफुल उसके फैसले से हैरान रह जाता है और भाइयों को अपनी कार की तरफ घसीटना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि वो उन्हें पुलिस के पास ले जाएगा। जेड उसे एक्सपोज करने की धमकी देता है, लेकिन फारफुल इस पर हंस देता है। उसे यकीन है कि कोई उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो खुद एक पुलिस अधिकारी है। जेड कहता है कि उनकी माँ वापस आएगी, लेकिन तंग आ चुका मूच पक्का है कि वो नहीं आएगी। कुछ ही देर बाद अधिकारी गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन भाई पिछली सीट पर आपस में लड़ाई में व्यस्त होते हैं। हड़कंप के दौरान जेड इस फारफुल के चेहरे पर लात मारता है, जिससे कार अनबैलेंस हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। इससे ऑफिसर तुरंत बेहोश हो जाता है, जिससे जेडी और मोच को भागने का मौका मिल जाता है। खुद को खोलने के बाद वे पास के एक कबाड़खाने में जा पहुंचते हैं, जहां वे सांस लेने के लिए एक पल रुकते हैं। मोच अपनी पत्नी को फोन करके उसे आश्वस्त करता है कि वो जल्द ही घर आ जाएगा। बाद में जेड उसे चले जाने और इस सब से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मोच मना कर देता है। वो जेडी को याद दिलाता है कि उनकी माँ के पास अभी भी हीरे हैं, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना होगा। इस बीच कैथ पहले ही एक डायमंड एक्सचेंज पर पहुंच चुकी है, कैश के बदले हीरे बेच रही है, लेकिन वो सारे हीरे नहीं बेचती और कुछ अपने लिए रख लेती है। जैसे ही वो एक बड़ी रकम लेकर बाहर निकलती है, तो उसे उसके बेटे वहां इंतजार करते मिलते हैं। उनका बचा कुचा भरोसा अब खत्म हो चुका है। मूच सीधे उससे पूछता है कि वो पैसे के साथ क्या करने वाली है। क्या थकलाती है, कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जैसे कि पहले वहां से भागने की कोशिश करती है। भाई उसका पीछा करते हैं और उसके पीछे पीछे एक अबैंडन शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। हाथापाई के दौरान पैसे का बैग उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही जेडी उसकी तरफ बढ़ता है, फारफुल अचानक बंदूक लिए हुए वहां आ धमकता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वो गुस्से से चिल्लाता है कि वो उन सभी का खात्मा कर देगा। अचानक घटना से घबराकर जेडी और मोच सरेंडर करने का नाटक करते हैं और उसे शांत करने के लिए उसे पैसे देने की पेशकश करते हैं, लेकिन फारफुल सुनने से इनकार कर देता है और बिना किसी बातचीत के बैग की मांग करता है। तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि भाई फिर से आपस में झगड़ने लगते हैं। इस सब के दौरान उनकी माँ ऊपर एक मंजिल से ये सब देख रही होती है, चुपचाप देख रही होती है कि कैसे उसके चुनावों ने उसके बेटों के बीच दरार डाल दी है। दूसरी ओर फारफुल हवा में एक और गोली चलाता है, जिसे भाई उसे बैग फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे खोलता है, अंदर छिपा एक ब्लैक पेपर स्प्रे उसके चेहरे पर फट जाता है, जिससे वो तुरंत अंधा हो जाता है। घबराहट में वो अंधाधुंध हर तरफ गोलियां चलाने लगता है। एक गोली गैस सिलेंडर से टकराती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। फारफुल विस्फोट की चपेट में आ जाता है, लेकिन वो बचने में कामयाब हो जाता है। इस बीच दोनों भाई जल्दी से बैग उठाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि पुलिस ने पहले ही उन्हें घेर लिया है। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती होती है, कैथ मौके पर पहुंचती है।
वो शांति से पुलिस की ओर सरेंडर और सारी जिम्मेदारी लेने के इरादे से चलती है। वो अपने बेटों को आखिरी बार देखती है और उन्हें पीछे से निकल जाने के लिए कहती है, जबकि वो खुद पुलिस को संभालती है। अगला सीन फिर कुछ हफ्तों बाद का दिखाया जाता है, जहां मोच एक भ्रष्ट जज के पास जाता है और उसे उस बंदूक के बदले पैसे में से अपना हिस्सा देने की पेशकश करता है जिस पर जेड के फिंगरप्रिंट्स थे। और हमें ये पता चलता है कि जज और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर फारफुल के पिता हैं। इसलिए वो बिना हिचकिचाहट रिश्वत खुशी से स्वीकार कर लेता है। परिवार पैसे का एक हिस्सा देकर मोच घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी राहत के साथ उसका वेलकम करती है। उसी शाम जेडी भी आ जाता है और सालों में पहली बार परिवार एक साथ बैठता है और शांति से साथ में डिनर करता है। बाद में बर्तन साफ करते समय जेडी ने कैजुअल तरीके से कहा कि उसने पैसे में से अपने हिस्से का इस्तेमाल मोच की बेटी के नाम से जमीन का एक टुकड़ा खरीदने में किया है। मोच भी बताता है कि उसने जज को अपना पैसा दे दिया क्योंकि गहराई से उसे हमेशा पता था कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वो अपने भाई पर भरोसा कर सकता है। इसका मतलब है कि दोनों अब फिर से कंगाल हो चुके हैं। कुछ महीने बाद जेडी, मोच, एबी और उनकी नवजात बेटी जेल में कैफ से मिलने जाते हैं। वो फैमिली को देखकर खुशी से झूम उठती है, खासकर अपनी पोती को देखकर, और वे कुछ देर बातचीत करते हैं। जब मिलने का समय खत्म होता है, वो चुपचाप अपनी सेल में वापस चली जाती है, जबकि उसके बेटे और पोती वहां से चले जाते हैं। इसके ठीक बाद जेडी पार्किंग में मोच को रोकता है और अपनी जेब से 2 हीरे निकालता है। तब ये पता चलता है कि क्याथ ने सरेंडर करने से पहले बचे हुए हीरो को निगल लिया था, ठीक उसके पुराने लवर ने किया था। उसने ये कुछ समय पहले चुपके से जेडी को दे दिया था ताकि उसके बेटे एक अच्छी जिंदगी जी सके। प्रेजेंट में मोट्स खुश है कि उनके पास अभी भी हीरे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें अब से अजीबोगरीब नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना होगा। और फिल्म यहाँ खत्म होती है। तो कैसी लगी आप सबको ये मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आई तो आपको पता है कि क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है। जी हाँ, बस इतना ही, और लाइक भी कर देना प्लीज।